हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। आज हम लोग लाइट को आगे बढ़ाएंगे और आज का हम लोग का टॉपिक है इमेज। तो बच्चे, इमेज जो है इसका सबसे पहले मैं डेफिनेशन यहाँ लिखा हूँ। इमेज का डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या होता है। इफ़ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और appears to meet at another point, then the second point is called image of the first point. If the light rays, point to be noted, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? If the light rays coming from a point, लाइट किसी पॉइंट से आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मीट करती है या appears to meet यानी मीट करती हुई लगती है at another point, then the second point is called image of the first point. क्लियर है बच्चे? समझिए बात को। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कोई मेरा मिरर है, ठीक है, ये हमने प्लेन मिरर लिया है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका प्लेन है। अब यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। बहुत सारी लाइट रेज इस ओ पॉइंट से निकल रही हैं और ये ओ पॉइंट का जो साइज है पॉइंट साइज है, एक पॉइंट साइज है। तो मैंने बोला इसको पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट का मैं इमेज बना रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, मैं इमेज फॉर्मेशन आपको नहीं सिखा रहा, मैं आपको इमेज का मीनिंग समझा रहा हूं कि इमेज कैसे बनता है। तो इस ओ पॉइंट से बहुत सारी लाइट निकलेंगी। ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो इसी पे आ जाएगी। ठीक है, होता क्या है बच्चे, जब इस पॉइंट को तुम पीछे बढ़ाते हो ये कभी मीट नहीं करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मैं एक बार और बना देता हूं इसे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये कभी मीट नहीं करेंगे इधर। इमेज का डेफिनेशन है कि जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वही इमेज बनता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां पढ़िए आफ्टर रिफ्लेक्शन लिखा है। लेकिन बच्चे अब क्या करेंगे, हम यहां मीट नहीं करेगी तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी हम बैक करते हैं, इसको भी हम बैक करते हैं। ये जहां जाके मीट करेंगी वहां इस ओ का इमेज बनेगा और ये ओ का जो इमेज होगा, ये ओ का जो इमेज होगा वो इमेज वर्चुअल होगा, क्योंकि रियल रेज के इंटरसेक्शन से इमेज बना ही नहीं है, वर्चुअल रे के इंटरसेक्शन से इमेज बना है, इसीलिए इसका इमेज वर्चुअल होगा। समझ में आया? तो मैंने ये बताया appears to meet, यहां पर चीज क्या हो रही है, यहां पे appears to meet की कंडीशन है, appears to meet वाली कंडीशन है। समझ में आ रहा है? appears to meet वाली कंडीशन है। तो ऐसे भी इमेज बनते हैं बच्चे, जब रियल रे का इंटरसेक्शन होता है तो रियल इमेज बनता है। ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले हम इमेज क्या होता है ये समझ लिए कि जब लाइट रेज किसी पॉइंट सोर्स से आती है और आने के बाद मिरर से टकरा के लौट जाती है, या वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज बनेगा, और नहीं तो इमेजिनरी रूप से यानी पीछे बढ़ाने पे इंटरसेक्ट करेगी, appears टू मीट होगी तब इमेज बनेगा। जब appears टू मीट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और जब एक्चुअल इंटरसेक्ट करेगी तो रियल इमेज बनेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठे और नोट डाउन करते रहें और लिखते रहें। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इमेज का। टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज का क्या टाइप है? दो तरह का इमेज हम लोग के पास होता है। एक होता है रियल इमेज, रियल वाला एक्चुअल इंटरसेक्शन, और एक होता है वर्चुअल इमेज, सिंपल डॉटेड लाइन इंटरसेक्शन। तो रियल इमेज का डेफिनेशन क्या होगा? रियल इमेज वो इमेज होता है इफ लाइट रेज, नोट करते रहे, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मीट एक्चुअली आफ्टर reflection. If light rays coming from a point and meet actually after reflection, then the
image formed is called real image. ओके, वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन देख लो. इफ light rays coming from a point and meet point but does not meet actually, but does not meet actually point, यहां पे लिख देते हैं does not meet actually but appears to meet, मीट होती हुई लगती है, is called virtual image. ये हो गया बच्चे मेरा क्लियर. तो वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जब किसी पॉइंट साइड से, जब किसी सोर्स से, जब किसी पॉइंट से लाइट आती है और वो एक्चुअली किसी पॉइंट पर मीट नहीं करती है, अपीयर्स टू मीट होती है, तब उसको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज. तो इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं. चलिए नोट करिए जल्दी. आ जाइए. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग का हेडिंग है मिरर, तो अब हमें मिरर पढ़ना है. ठीक है, पिछले क्लास में हमने जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब हम मिरर पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए मिरर को पढ़ते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस. मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस. पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है which reflects all the light rays incident on it. ऑलमोस्ट पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मिरर है. बार बार मैं प्लेन मिरर बनाता हूं क्योंकि प्लेन मिरर सब कोई यूज करता है. हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, सब कोई यूज करता है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पूरी लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है. इसीलिए हमने बोला इसको मिरर, जो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना. जो सारी लाइट्स इस पे इंसिडेंट होती है, जितनी भी लाइट्स इस पे इंसिडेंट होती है, सबको वो रिफ्लेक्ट कर देता है. इसीलिए इसका नाम क्या है? मिरर. ठीक है, सबका चेहरा दिखाता है. ठीक है, तो मिरर हमारा हो गया कंप्लीट. मिरर्स का सबसे पहले मिरर का टाइप पढ़ेंगे बच्चे. तो मिरर का कितना टाइप होता है ये भी देख लीजिए. मिरर का टाइप तो मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ मिरर. टाइप्स ऑफ मिरर. तो मिरर का टाइप्स जो है, सबसे पहले हमारा होता है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर, तो यही वो चीज है जो आपको अच्छे से पढ़ना है. प्लेन मिरर से तो आप पहले रूबरू हो चुके होंगे, लेकिन हम लोग स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर दोनों पढ़ेंगे यहाँ पे. प्लेन मिरर क्या होगा? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? इज प्लेन. प्लेन होगा. और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व. इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है. तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर. और ये इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों हो सकता है. और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर. ठीक है, आगे आप डायग्राम की बात बना दे. डायग्राम चलिए इसका हम कर देते हैं अभी डायग्राम क्लियर. ये हमारा हो गया प्लेन मिरर. देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है. आइए लिख दीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस.
इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो चिकना होगा, इधर से पॉलिश किए हुए हैं। अब देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है, ये बना दिए, ठीक है, रुक जाइए, ऐसे हो गया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सामने से हो गया, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। इधर से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इधर से कलर कर रहे हैं, इधर से लेयर चढ़ा रहे हैं, पॉलिश कर दिया, इसमें आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसका भी नाम होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, इसको कनकेव कहते हैं, इसको कन्वेक्स कहते हैं, इसको हम कहेंगे आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम कहेंगे इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये पहले आप नोट करें जल्दी। अब बच्चे हम बात करने वाले हैं, हमने अभी देखा कि किस तरह के मिरर का किस तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। हमने कर्व मिरर देखा जिसको हमने स्फेरिकल मिरर नाम दिया, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे था, ऐसे था। एक बार अंदर से रंगा गया था तो आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, एक बार बाहर से रंग दिया गया था तो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। इनका नाम भी होता है कनकेव और कन्वेक्स। हम इसको थोड़ी देर बाद डील करेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे। तो अभी प्लेन मिरर में एक छोटा सा चीज बचा हुआ है, properties of image formed in a plane mirror। प्लेन मिरर, जैसे देखिए आप प्लेन मिरर के साथ दिन भर में कितना बार अपना चेहरा देखते होंगे, वो चीज़ है। आप रूबरू होंगे प्लेन मिरर के साथ तो इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में वो कैसा इमेज होता है? पहली बात वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है, आप वर्चुअल देख सकते हैं क्योंकि आप उस इमेज को किसी स्क्रीन पर, पर्दे पर पा नहीं सकते। यू कैन नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, सो इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। दूसरी चीज, इमेज सीधा बनता है, ऐसा तो नहीं है कि आप चेहरा ऐसे रखे हैं और इमेज आपका ऐसे बन गया, चेहरा उल्टा हो गया, हाथ की जगह पर उल्टा हाथ दिख रहा है, पाँव की जगह पर उल्टा पाँव, ठीक है, हम खड़े हैं उल्टा ऐसे, तो समझ रहे हैं बात। तो प्लेन मिरर में ये इमेज बनता है, वो इमेज क्या हो सकता है? इमेज होता है वर्चुअल, दूसरी बात इरेक्ट होता है। दो चीज तो यहीं पे पता चल गया। तीसरा चीज आप देखिए, साइज जो होता है इमेज का, जैसा आपका चेहरा है, जैसा इस मार्कर का साइज है वैसा ही उसमें भी दिखाएगा, है ना। तो जो साइज होता है वो साइज एकदम उसी के जैसा बनता है प्लेन मिरर। जिस तरह का ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो इमेज के साइज वही होता है। तो ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज होता है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, अगला देखिए, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज भी होगा मिरर से। समझ में आ रहा है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है। लास्ट प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने लैटरल इन्वर्जन का नाम सुना होगा। लैटरल इन्वर्जन मैं लिख दूंगा आपको। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जब आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़े हो गए और अपना आप राइट हैंड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड उठाते हैं, सॉरी, लेफ्ट हैंड आप ऐसे दिखा रहे हैं, तो जो उधर से इमेज जो बनेगा उसमें कैसे दिखेगा हैंड? ये वाला यहां सामने हैंड होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा ये वाला हाथ तो नहीं उठाएंगे हम इधर, समझ रहे हैं? तो अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना लेफ्ट हैंड दिखा रहे हैं तो उधर से जो इमेज वाला होगा, यानी जो आपका इमेज होगा उसमें राइट हैंड दिखाएगा, क्योंकि इधर आपका लेफ्ट हैंड था और ये राइट हैंड था। तो बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। कि प्लेन मिरर में होता क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो इस तरीके से बनता है, ठीक है, जो उसका लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट हो जाता है, राइट पार्ट होता है लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। यानी वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग इमेज 180 पर रोटेट कर जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग इमेज 180 पर रोटेट कर जाती है। लेफ्ट पार्ट राइट लगेगा, राइट पार्ट लेफ्ट लगेगा, उधर से लेफ्ट होगा, क्योंकि मेरे लिए ये राइट है तो मेरी इमेज के लिए ये लेफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। पहले ही हम इसका डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद लिखते रहते हैं, ठीक है। चलिए
ये मेरा मिरर हो गया, प्लेन मिरर, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, मेरा ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा बच्चे, इसके इमेज को हम ब्लू कलर से बनाते हैं, इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा, और इसको मैंने ए डैश बी डैश कह दिया। ठीक है, और यहाँ से डी डिस्टेंस की दूरी होगी, तो ये भी कितना होगा, डी डिस्टेंस की दूरी पे होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चा, आप ही बोलिए। इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे कोई समस्या नहीं है, बोलिए। वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा और इमेजिनरी बनेगा। दूसरा, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली देखिए बढ़िया से लिखिए, लैटरली इन्वर्टेड। दैट इज करके लिख देते हैं, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब हम दैट इज करके लिख देते हैं, लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट सिम्स टू राइट, लेफ्ट सिम्स राइट, लेफ्ट सिम्स राइट एंड वाइस वर्सा, एंड उल्टा भी सही है, राइट सिम्स लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट सिम्स टू बी राइट, सिम्स टू बी राइट, राइट लगता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नोट करते रहिए इसको। तो दूसरे बात ये हो गया, इसको हम लैटरली इन्वर्टेड का नाम दिए बच्चे, लैटरली इन्वर्टेड, ये आपको क्लियर है, लैटरली इन्वर्टेड क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे कि जो इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर में वो लैटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब उसका जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट लगेगा आपको, और लेफ्ट जो है राइट लगेगा। ये समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट बोलो क्या लिखें। थर्ड पॉइंट है कि साइज ऑफ इमेज जो होगा इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ए बी का साइज है, साइज जो होगा ए बी का वो साइज ए डैश बी डैश के बराबर होगा। समझ रहे हो, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चौथा पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर is equal to distance of object from the mirror, यानी जो ये डिस्टेंस होगा, मान लीजिए इसको हमने ओ नाम दे दिया, तो बीओ डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस मिरर से, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से डी है, तो इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से कितना होगा, डी है। तो बच्चे ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट को आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टीज है ना ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चे बात करने वाले हैं प्लेन मिरर का क्या यूज है। तो आप लिख सकते हैं प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर लुकिंग ग्लास, इन पेरियोस्कोप, क्लैडियोस्कोप। ठीक है, चेहरा देखने के लिए, उसके बाद पेरियोस्कोप डिवाइस में, क्लैडियोस्कोप डिवाइस में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कर्व,
तो एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। तो जो कनकेव मिरर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, केव मतलब होता है गुफा, गेव मतलब क्या होता है गुफा, केव, तो जिसमें केव बना हुआ हो, गुफा बना हुआ हो, है ना, तो इसको कनकेव कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, समझ रहे हैं, ये डायग्राम है। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आउटवर्ड होता है, इज आउटवर्ड। समझ में आया? तो ये कन्वेक्स हो गया। आगे समझ में? तो ये हो गया। तो दो तरह के मिरर्स हैं, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चे कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर। तो क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको हम देखेंगे, स्फेरिकल मिरर में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको हम देखेंगे। सबसे पहला होता है पोल। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। इट इज अ डेफिनेशन, है ना। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और इस स्फेरिकल मिरर का मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पता करना है। तो तुम थोड़ा सा देखो, सोचो कि ये स्फेरिकल मिरर क्या है। एक सर्कल का पार्ट दिख रहा है तुम्हें, एक सर्कल का पार्ट दिख रहा है। तो ये सर्कल का जो पार्ट है वो क्या होगा, इस पूरे कंप्लीट, इस सर्कल को अगर कंप्लीट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो जो ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये सर्कल का कुछ पार्ट है ना। तो इसको पूरा स्फीयर हमने कंप्लीट किया, है ना। इसका जो सेंटर होगा ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन क्या देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ द मिरर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। जिसका मिरर ये पार्ट है, ये मिरर है, और ये मिरर किसका पार्ट था, इस स्फीयर का पार्ट था। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एकदम सेम चीज है, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। एकदम वही चीज हो गया। तो अगर मान लीजिए यहां से लेके यहां तक ज्वाइन करिएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और ये देखिए जितना सारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सब क्या है, आपस में इक्वल है। तीसरा होता है पोल। देखिए पोल जो होता है बच्चे, पोल का मतलब है कि पोल मिरर का एकदम सेंटर पॉइंट होता है, वो मिरर पे ही सिचुएटेड होता है। तो जो मिरर यहां पे देखिए सेंटर पॉइंट में क्या आ गया, पोल आ गया, ठीक है। जैसे अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दें, कोई मिरर जो होता है ना वो ऐसे दिखता है बेसिकली कटोरे के जैसा, और यहां पर जो होगा एकदम बीच में वो पोल होगा, है ना। जैसे एक समझ लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है। तो अगर ये मिरर है, ये एक तरह से मिरर हो गया ये, तो यहां पे सेंटर में जो पॉइंट होगा, एकदम सेंटर में, इसके एकदम सेंटर का जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और वो पॉइंट मिरर पे ही सिचुएटेड होगा, मिरर पे ही
स्थित होगा। ठीक है, तो पोल का डिफिनेशन क्या है? तो पोल का मतलब है पोल इज द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। पोल ऑफ द spherical mirror is the midpoint of its reflecting surface। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि अगर पोल से लेकर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम एक लाइन पास कर दोगे, मान लो पोल हमने ऐसे लिख दिया, ये लाइन पास कर दोगे, ये लाइन कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो लाइन जाएगा, लाइन पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। सेंटर से उसका पास होना जरूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना जरूरी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। अब समझते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? एपर्चर का मतलब होता है बच्चे द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the diameter of reflecting surface, और width भी कह सकते हैं इसको, of width of reflecting surface of spherical mirror is called aperture, is called aperture। क्लियर है बच्चे? द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर। देखिए, ये मिरर यहां तक है, ये मिरर यहां तक है, यहां से लेके यहां तक, और ये जो एक तरह से जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये आपका एपर्चर कहलाएगा। समझ रहे हैं आप? ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, वो एपर्चर कहलाएगा। ठीक है, तो मिरर का एक तरह से विड्थ समझ लीजिए। ठीक है, ये मिरर का, अब इस तरह से बना दीजिएगा तो इसका एपर्चर बड़ा हो जाएगा, इस तरह से बना दीजिएगा तो इसका एपर्चर छोटा हो जाएगा, है ना। तो एपर्चर का मतलब क्या है? मिरर का विड्थ। स्फेरिकल मिरर का जो विड्थ है, जो डायमीटर है ना, वो हम क्या कहेंगे? एपर्चर कहेंगे। समझ में आ गया? अगला पॉइंट नोट करेंगे। अब आ गया, इसको नोट कर लीजिए। सारे पॉइंट का नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहां पे P से पोल हो जाएगा, ये C से मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये मेरा R से रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और मेरा A है तो A से एपर्चर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसको नोट कर लेंगे आप। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक डायग्राम हम और बनाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं। ये जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर, ये जो मैंने आपको बताया है 1 2 3 4, ठीक है 5, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल, हाँ 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये आप क्लियर कर लीजिए एकदम 5 पॉइंट। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाऊंगा और दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, तो आप लोग इसको डायग्राम को नोट करिए अच्छे से, है ना, और सबका नाम लिखिएगा, लेबल डायग्राम नाम लिखिएगा सबका। चलिए, अब हम आते हैं बच्चे प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर।
प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे और आपको ये डेफिनेशन समझ में आना चाहिए कि इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है वेयर ऑल द पैरेलल रेज to the principal axis meet after रिफ्लेक्शन। अब जैसे डायग्राम दिया, जैसे हमने डेफिनेशन लिखा है, अब इस डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देखिए इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहले हम क्या कर देते हैं, एक पहले स्फेरिकल मिरर बना देते हैं। स्फेरिकल मिरर बन गया। अब कह रहा है इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, एक पोल बना देंगे और ये पोल हो गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया मेरा, और यहां से जो हम लाइन पास करेंगे वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे को बताना था इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं ये कोई पॉइंट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तब ना बताएंगे कि कहां पॉइंट है। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज, अब देखिए बहुत सारा पैरेलल रेज आ रहा है मेरा, यहां से मैं इसी से बनाता हूं, ये पैरेलल रेज, नीचे से भी पैरेलल रेज आ रहा है, कुछ और आ रहा है ऊपर से, इनफाइनाइट पैरेलल रेज आती हैं बच्चे, जितना मन करे उतना बना सकते हैं आप। अब ये जितना सारा पैरेलल रेज आप देख रहे हैं, ये सब रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए रिफ्लेक्टेड रे को मैं रेड से बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा बोलिएगा कि सर क्या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल रेज नहीं आ सकता है? आ सकता है, ले लीजिए, ये भी आ सकता है। तो ये जो आएगा ना, ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा, सेंटर से पास करने वाला कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है मिरर पे, तो ये जो आएगा ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा। तो अब हम जब ये इसी पर आ जाएगा, रिपीट कर जाएगा, तो ये सारा का सारा रेज किसी पॉइंट पर जाके कट करेगा। ये ऐसे आया, ये ऐसे कट किया, ये ऐसे कट किया, ये ऐसे कट किया, ये ऐसे कट किया, और ये ऐसे कट किया। यानी कहने का मतलब है बच्चे कि ये सारा का सारा रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर जाके कट करेगा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में। और वो पॉइंट जो है सर वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसी को कहते हैं और फोकल पॉइंट। समझ गए? तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट यही ना है जो आप खोज रहे थे। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो सारा रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाके मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट कहेंगे। क्लियर है बच्चे? इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट है ये समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। अब इसमें समझिए, जो ये फोकल पॉइंट होता है ये एकदम बीच में होता है। ये क्या होता है, एकदम बीच में होता है। इट इज इन द मिडिल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने अगर लिखा PC इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा, और PF इज इक्वल टू क्या होगा, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बच्चे क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ को हम छोटा f से डिनोट करते हैं बच्चे, ठीक है। और ये जो मेरा R हो गया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये छोटा f होता है, ये एकदम बीच में होता है, ये छोटा f होता है, ये R/2 होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं भूलना है।
अगर भूल जाइएगा तो फिर सवाल भी आपको भूल जाएगा, नहीं आएगा। तो आर का मान कितना हो गया, एफ बराबर हम लिख सकते हैं, ये जो पी एफ होगा वो आधा होगा पी सी बाई टू के, तो ये एफ जो होगा आर बाई टू के आधा होगा। समझ गए? तो अगर ये भूल जाइएगा तो सवाल भी आपको भूल जाएगा, तब ऑप्शन नहीं बनेगा। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करें। देखिए नोट कर लिया आप। थोड़ा सा ऊपर से हम मिटाएंगे, इसको हटाएंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ चीज बताना है, ठीक है? हे। चलिए देखिए, तो मजे की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमने फोकस को बड़ी अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है? ये वो पॉइंट है जहां पे सारी पैरेलल एज आके कट जाती है, ठीक है? अब मैं बात करूंगा आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो होगा, एफ मतलब क्या होगा? छोटा एफ मतलब ये फोकल लेंथ होता है। इसका डेफिनेशन भी हम आपको लिख देते हैं, वैसे बता दिए हैं लेकिन दोबारा लिख देते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस लिखिए, ज्यादा अच्छा है, प्रिंसिपल फोकस, और क्लियर हो गया, एंड पोल। तो ये इसके बीच का डिस्टेंस होता है। ये पोल को हम यहां क्या लिख दी, यहां लिखिए, ठीक है? तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि अगर हम इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए मिटाना पड़ेगा, नहीं तो एक ही फिगर में दिक्कत होगा समझने में। कमेंट में करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका कमेंट भी आना चाहिए, और क्या समझ में आया क्या नहीं आया ये पूरा लिखिएगा थोड़ा आप, ठीक है? समझ रहे हैं? चलिए, तो मैंने क्या किया, ये मैंने बना दिया, फिर दोबारा मेरा कॉनकेव मिरर, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं बार बार प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है, पी और सी से एक लाइन खींचते हुए, तो आप ये मत बोलिएगा सर ये कहां से आया, ये आप याद रखिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैंने कहा बच्चे कि ये फोकस है, बीच में हम दे रहे हैं क्योंकि हम इसमें पैरेलल लेस नहीं बनाएंगे और दिखाएंगे नहीं कि यहां पे कटेगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का, ये डिस्टेंस होता है छोटा एफ। समझ गए? छोटा एफ। अब ये फोकल लेंथ हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। एक चीज है, कॉनकेव का जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस, वो रियल होता है, ठीक है? और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा, यहां मिरर लिखना ज्यादा सही है, कॉनकेव मिरर, लेंस भी कोई बच्चा समझ जाएगा, का जो फोकस होगा वो क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि रियल रेज से कट के बना है। और कन्वेक्स मिरर जो होगा उसका फोकस होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, या इसको वर्चुअल कह सकते हैं आप। तो ये पूछिएगा सर कि ये क्यों आप वर्चुअल कह रहे हैं, तो इसका भी हम डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं, ठीक है? ये पहले आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कॉनकेव में क्या होता है कि लाइट आती है और एक्चुअली में मीट कर जाती है, ठीक है, ऐसे इस जगह पे, तो ये रियल बनता है, समझ रहे हैं? लेकिन कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है, कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? देखिए कन्वेक्स मिरर आप बना दिए, यहां पे पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कन्वेक्स में क्या होता है, चलिए एक बार कन्वेक्स भी बना के आपको हम दिखा देते हैं अच्छे से, उसके बाद लेक्चर को एंड कर देंगे। कन्वेक्स में ही बना के दिखा देते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड कर देंगे। ये मैंने कन्वेक्स मिरर ले लिया, और मैंने क्या किया, ये पोल बना दिया, इस सेंटर पे होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इसमें समझिए बात ध्यान से कि इसका फोकस कैसे होता है।
ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, लाइट आएगा पैरेलल, यहाँ लाइट आ रहा है और यहाँ भी लाइट आ रहा है, लेकिन इसमें ना लाइट इसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और लाइट इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, ट्रांसपेरेंट नहीं ना है, ये इधर से पॉलिश किया हुआ है, तो लाइट जो है इस तरह से जाएगा, कुछ ऐसे और ऐसे चला गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाइएगा, समझ रहे हैं, तो ये जाके कहीं यहां कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, समझ रहे हैं। तो ये मेरा जो फोकस होगा ये भी प्रिंसिपल फोकस ही कहलाएगा, लेकिन ये प्रिंसिपल फोकस ऐसा फोकस है, ये रियल नहीं है, ये रियल फोकस नहीं है बच्चे, है ना। तो ये जो एफ है यहां पे, ये हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि वो रियल जो है इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये रियल रे के इंटरसेक्शन से नहीं बना है, ये पीछे बढ़ाने पर रेज को कटा है, समझ रहे हैं। तो इसका फोकस जो है कॉन्वेक्स का इमेजिनरी होता है। उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सीख है, ये ठीक है, ये ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये सब क्लियर है। तो इसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्लियर है। तो बच्चे हमने अभी पैरामीटर्स को कंप्लीट कर दिया है। अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ रे डायग्राम क्या है, कैसे हम लोग रे डायग्राम का रूल्स समझेंगे और फिर इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। लाइट का मिरर का पोर्शन खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो कहाँ से वीडियो बनाऊंगा, फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, आपकी प्यार, आपका जो वीडियो शेयर करना, यही सब मेरे लिए क्या है, प्रेरणा का स्रोत है, यही सब मेरे लिए मोटिवेशन है। इसीलिए आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और थैंक यू फॉर दिस लेक्चर डियर ऑल।